नमस्कार बच्चों, तो आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल अनूप सिंह बैस में। मैं अनूप सिंह बैस आपको आज बताने वाला हूँ द्रव्य की बाकी बची अवस्थाओं के बारे में। यानी क्लास नाइन्थ के लिए हमने जस्ट लाइक लास्ट टाइम डिस्कस किया था ठोस अवस्था के बारे में। तो ठोस अवस्था मैंने पूरा अच्छे से बताया था। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे पास द्रव अवस्था और गैसियस अवस्था के बारे में। तो द्रव अवस्था और गैसियस अवस्था को मैं पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। आप सबको करना क्या है, आप सबको द्रव अवस्था और गैसियस अवस्था को पूरा अच्छे से समझना है। जो भी आपका डाउट होगा वो आप एक साथ मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, जिससे हम कमेंट सेक्शन में आपसे डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो अच्छे से देखिए और इन दोनों अवस्थाओं के बारे में अच्छे से समझिए, ताकि मैं भी अच्छे से बता सकूं और आप भी अच्छे से समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल अनूप सिंह बैस में। जैसा मैंने आपसे डिस्कस किया कि आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी दो अवस्थाओं के बारे में, जिनमें से पहले हम पढ़ेंगे द्रव अवस्था के बारे में। तो बच्चों, द्रव अवस्था के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसे हम बोलते हैं लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट जब हम डिस्कस करेंगे तो लिक्विड स्टेट में हमारे पास होता क्या है, पहले उस चीज़ पर डिस्कस करते हैं। लिक्विड स्टेट में हम अगर बात करें किसी भी पदार्थ की, तो इसमें पदार्थों की आकृति जो होती है, क्या आकृति, ये आकृति निश्चित नहीं होती है। आकृति निश्चित नहीं होती है, ठीक है। लेकिन हम अगर बात करें पदार्थ की, अगर आयतन की बात करें तो पदार्थों का आयतन जो होगा, आयतन क्या होगा, निश्चित होता है, ठीक है। तो इनके अंदर यानी हम बात करें द्रव अवस्था के अंदर पदार्थों की आकृति निश्चित नहीं होती, परंतु पदार्थों का आयतन निश्चित होता है। इसी तरह से हम इसके लिए कुछ और भी कई चीज़ें बता सकते हैं। जस्ट लाइक अगर ये बात करें कि हम जिस भी पात्र में रखेंगे इसको, ठीक है, हम पदार्थों को जिस पात्र में रखते हैं, ठीक है, या हम बात करें द्रव को हम जिस पात्र में रखते हैं वह उसी का आकार ले लेता है। मतलब द्रव अवस्था में जो भी हमारे पास होगा उसको जिस भी पात्र में रखेंगे उसी का आकार ले लेगा। इसमें एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है, इसके कुछ एग्जांपल अगर मैं बात करूँ तो एग्जांपल हमारे पास क्या है, जस्ट लाइक मैं बात करूँ जल, तेल, दूध, ये एग्जांपल किसके हैं, द्रव अवस्था के हैं। तो द्रव अवस्था में जल, तेल, दूध, ये इसके एग्जांपल्स हैं। इसी के साथ हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ें तो इसके अंदर अगर मैं बात करूं, इसका जो ऊपरी पृष्ठ होगा, ठीक है, क्या ऊपरी पृष्ठ, ठीक है, ऊपरी पृष्ठ जो होगा, या हम बात करें ऊपरी सतह जो होगी, वो ऊपरी सतह कैसी होगी, समतल होगी। कैसी होगी, समतल। तो ऊपरी सतह यहाँ पर हमारे पास द्रव की अवस्था में क्या होगा, एकदम समतल होगी, ठीक है। तो इस तरह के जो पदार्थ होते हैं वो क्या कहलाएंगे, द्रव। अब द्रवों की एक प्रकृति क्या होती है, इनकी एक प्रकृति ये भी होती है कि द्रव बहते हैं, ठीक है। और ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यह आकृति परिवर्तित करने का गुण रखते हैं। यह आकृति परिवर्तित करने का गुण रखते हैं, ठीक है। तो ये आकृति परिवर्तित करने का गुण रखते हैं, इसलिए हम ये क्या कह सकते हैं कि ये कठोर नहीं होते हैं, ये कठोर नहीं होते हैं, ठीक है। और इसी तरह से हमारे पास में अगर मैं बात करूं, ऐसी कोई भी चीज़ है जो बहने वाली है, जस्ट लाइक मैंने बताया ये बहते हैं, ठीक है। तो इस तरह की वस्तुओं को हम इस तरह के पदार्थ को हम दो तरह से बांट सकते हैं। पहला होगा द्रव और दूसरा हमारे पास क्या होगा, तरल। पहला होगा द्रव और दूसरा होगा तरल। तो तरल
या द्रव, ये दोनों हमारे पास ऐसे पदार्थ होते हैं जो बहते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा इनमें एक और चीज़ में बात करूँ तो इनमें ऐसी क्या खासियत होती है, देखिए मैंने ठोस में बताया था उसमें अंतराण्विक बल जो था वो अधिक था। यहाँ अंतराण्विक बल क्या होगा, अंतर आणविक बल क्या होगा, ठोस से कम, ठोस से कम, ठीक है। अगर ठोस से कम अंतराण्विक बल है तो अंतराण्विक स्थान क्या होगा, अंतर आणविक स्थान, अंतराण्विक स्थान क्या होगा, ठोस से अधिक होगा। देखिए वहाँ अंतराण्विक स्थान कम था, बल अधिक था। यह अंतराण्विक जो बल होगा वो ठोस से कम होगा और इसका अंतराण्विक स्थान ठोस से अधिक होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं इसके आगे, तो इसके आगे हम ये कह सकते हैं कि यह क्या होते हैं, ये कम सघनता से संपीड्य हैं। तो इस कारण ये क्या है, कम सघनता से संपीड्य। तो इनको हम क्या बोल सकते हैं, कम सघनता से संपीड्य होते हैं। और इसके अलावा हम ये भी बोल सकते हैं कि बल इतने पर्याप्त होते हैं कि इनके कण एक दूसरे के वातावरण से पलायन नहीं करते हैं। मतलब ये इतने तो पर्याप्त होते हैं, मतलब इनके जो बल होता है वो इतना पर्याप्त होता है कि ये यहाँ से मतलब पलायन नहीं करेंगे। तो इसीलिए इनमें जो पर्याप्त गति है वो होती है और इनका आयतन निश्चित होता है। इसके कणों में पर्याप्त गति भी होगी और आयतन भी निश्चित होगा। तो ये हमारे पास हुई द्रव अवस्था। एक बार द्रव अवस्था का आप एक बार नोट कर लीजिए जल्दी फटाफट, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास है इसके आगे की अवस्था हम पढ़ेंगे, वो है गैस अवस्था। कौन सी अवस्था है, गैस अवस्था। अच्छा, गैस अवस्था के बारे में बात करूँ तो ये क्या होते हैं, इनका ना तो निश्चित आकृति होती है, ना तो निश्चित आकृति, ना ही निश्चित आयतन, ना ही निश्चित आयतन, ठीक है। तो निश्चित आकृति निश्चित आयतन दोनों ही नहीं होते हैं इसमें। और इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि यह जिस पात्र में रखे जाता है उसका आकार और आयतन ले लेते हैं। यहाँ हम पहले हमने क्या कहा था कि जिस पात्र में रखे जाएंगे उसका आकार लेंगे। देखो आकार मैंने बताया था, ये जिस पात्र में रखे जाएंगे उसका आकार लेंगे, जबकि गैस की हम क्या बोलेंगे कि यह जिस पात्र में रखे जाते हैं, जिस पात्र में रखे जाते हैं उसका आकार व आयतन ले लेते हैं। तो इनकी खासियत है कि ये जिस भी पात्र में रखे जाएंगे उसका आकार और आयतन ले लेंगे, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, गैस अवस्था बोलेंगे, ठीक है। अब इसके आगे हम देखते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल हमारे पास कौन कौन से हैं, वायु हो गई, हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। ये सब हमारे पास क्या है, गैसीय अवस्था में है। अब गैसीय अवस्था में हम क्या कह सकते हैं कि जो अंतराण्विक बल होता है, अंतराण्विक बल बहुत दुर्बल होता है। कैसा होता है, बहुत दुर्बल होता है, ठीक है। अंतराण्विक बल बहुत ही ज़्यादा दुर्बल होता है और अणुओं के बीच का अंतराण्विक स्थान बहुत अधिक होता है। अब ये देखिए, अंतराण्विक बल बहुत दुर्बल यानी सबसे कम, हम ये कह सकते हैं सबसे कम। और अगर मैं बात करूं अंतराण्विक स्थान जो होगा, अंतराण्विक स्थान बहुत अधिक होता है। कैसा होता है, बहुत अधिक होता है, ठीक है। अब इसी तरह से हम आगे अगर बात करें तो इसमें आगे क्या होगा कि जो ठोस और द्रव होते हैं उनकी अपेक्षा जो हम गैस की बात करें ये अधिक संपीड्य होते हैं, ठीक है। ये ठोस व द्रव से अधिक
संपीड़ित होते हैं, मतलब संपीड़ित कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हुआ, गैस अवस्था के बारे में हुआ। जैसे मतलब यहाँ पर ये भी हम कह सकते हैं कि गैस जिस पात्र में रखी जाती है उसमें बहती है, अतः उसे भी तरल कहा जाता है। मतलब अगर हम बात करें गैस की, तो गैस भी क्या होगी, यह भी तरल होगी। कैसे होगी, तरल, करेक्ट एकदम। इसके आगे हम बात करें, अगर गैस को गर्म करने पर ठोस और द्रव की अपेक्षा अधिक फैलती है। पहली चीज़, गर्म करने पर ठोस व द्रव से अधिक फैलती है, अधिक फैलती है, यानी ठोस कम फैलेगा, उससे ज़्यादा द्रव और सबसे ज़्यादा गैस। क्योंकि इनमें जो द्रव और ठोस की अपेक्षा क्या होता है, अंतराण्विक बल दुर्बल होता है। देखो अंतराण्विक स्थान ज़्यादा है लेकिन अंतराण्विक बल क्या है, बहुत कम है, दुर्बल है, तो इसलिए ऐसा हो जाता है। यहाँ तक क्लियर हुआ? नोट कर लीजिए जल्दी फटाफट गैसीय अवस्था के बारे में पूरा। तो बच्चों अब हम आगे देखते हैं द्रव्य की दो और अवस्थाएं। अच्छा, अब मैं बात करूं द्रव्य की दो और अवस्थाएं, ये कब पाई जाएंगी, ये ताप व दाब की चरम दशाओं में, की चरम दशाओं में, मतलब ताप और दाब जब बहुत अधिक होगा तब ये दोनों अवस्थाएं पाई जाएंगी, जिनमें से पहला हम बात करते हैं प्लाज्मा के बारे में। किसके बारे में, प्लाज्मा के बारे में हम बात करेंगे। तो प्लाज्मा क्या होते हैं, ये क्या होता है, अत्यधिक ऊर्जा वाले और अधिक उत्तेजित कणों से बना होता है। ठीक है, ये क्या होता है, अत्यधिक ऊर्जा वाले और अधिक उत्तेजित कणों से बना होता है। ठीक है, तो ये अत्यधिक ऊर्जा वाले और अधिक उत्तेजित कणों से बना होता है, पहली चीज़। दूसरा, इस अवस्था में जो कण होते हैं वो आयनीकृत हो जाते हैं। इस अवस्था में कण आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो कण होंगे वो आयनीकृत गैस के रूप में होंगे। अब आयनीकृत गैस के रूप में होंगे तो उससे क्या बेनिफिट होगा, जैसे आपने एक चीज़ सुना होगा, फ्लोरोसेंट ट्यूब, सुना ना, CFL। ठीक है, कंप्रेस्ड फ्लोरोसेंट लाइट। तो CFL में क्या होता है, फ्लोरोसेंट होता है। इसमें हमारे पास में क्या होगा, इसमें होता है प्लाज्मा। क्या होता है, प्लाज्मा। अब प्लाज्मा होने के बाद में क्या होगा, प्लाज्मा होने पर जैसे इसमें क्या करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। भाई इसके अंदर करा विद्युत धारा प्रवाहित, क्या किया, विद्युत धारा इस ट्यूबलाइट में प्रवाहित की। तो जैसे ही ट्यूबलाइट में प्रवाहित करेंगे, प्लाज्मा क्या होगा, प्लाज्मा आयनित हो जाएगा। तो इसके बाद में आयनित होने के बाद में क्या होगा, यह चमकीला प्लाज्मा बनाता है, या यहाँ पर बनता है। तो चमकीला प्लाज्मा बनता है किस वजह से, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्लाज्मा जो है वो चमकीला प्लाज्मा के रूप में बदल जाता है, जिससे हमें बहुत साफ साफ चीज़ें दिखाई देती हैं। इसके अलावा तारों में भी क्या होता है, प्लाज्मा बनता है, जिसके कारण इनमें चमक होती है। ये प्लाज्मा कहाँ बनेगा, तारों में भी बनेगा। ठीक है, कहाँ बनेगा, तारों में। तो तारों में भी हमारे पास क्या होती है, अधिक चमक होती है।
इसमें आपको यही याद रखना है कि इसमें होता क्या है, वापस से मैं बता रहा हूँ, इसमें अधिक ऊर्जा वाले एवं अधिक उत्तेजित कणों से बना होता है ये। दूसरा, अगर मैं इसके आगे की बात करूँ तो इस अवस्था में कण क्या होते हैं, आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। किस रूप में होते हैं, आयनीकृत गैस के रूप में। दूसरा, फ्लोरोसेंट ट्यूब में हम क्या करेंगे, प्लाज्मा को ही रखेंगे, जो विद्युत धारा अगर इसमें प्रवाहित करेंगे तो ये चमकीला प्लाज्मा इसमें बनने लगता है, जिससे ये क्या होता है, हमारे पास ट्यूबलाइट जल जाती है और प्रकाश दिखता है। ऐसे ही तारों की चमक भी किस कारण होती है, प्लाज्मा के कारण भी होती है। अब हम बात करते हैं आगे की, तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या होता है, इस अवस्था का नाम किस किस के नाम पर रखा गया, सत्येंद्रनाथ बोस, ठीक है, और अल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टाइन और सत्येंद्रनाथ बोस के नाम पर इसको नाम को रखा गया। अब ये इसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है क्योंकि ये क्या होता है, सामान्य वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस में की बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने पर BEC तैयार होता है। मतलब अगर मैं बात करूं इसके लिए बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट की बात करूं, इसको बोलेंगे BEC, ठीक है। तो BEC हमारे पास कब तैयार होगा, ये होगा सामान्य वायुदाब के घनत्व के 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने से BEC तैयार होता है। तो BEC तैयार होने का क्या कारण हुआ कि जो हमारे पास में सामान्य वायुदाब में के जो घनत्व है उसके 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने पर BEC तैयार होता है। इसको अब हम बात करें, इसको कब बनाया गया था, सबसे पहली बार किसने बनाया था और कब बनाया था, तो सन 2001 में किसने बनाया था, ठीक है, वो भी याद रखो, एरिक ए कॉर्नल, और इसके अलावा वुल्फगैंग कैटरले और किसने बनाया था आगे, और अगर बताया जाए तो और हमारे पास कौन सा होगा, कार्ल ई वेमेन, ठीक है, कार्ल ई वेमेन ने बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट यानी BEC की अवस्था प्राप्त की थी। तो इन तीनों ने क्या किया था, BEC की अवस्था प्राप्त की थी, ठीक है। इसके लिए इनको क्या मिला, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, ठीक है। तो ये हुआ हमारे पास में आज के वीडियो के बारे में, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा, वापस से मैं रिवाइज कर देता हूँ, एक बार ध्यान से देखिएगा। पहले हमने पढ़ा द्रव अवस्था के बारे में। द्रव अवस्था क्या होती है, पदार्थों की आकृति निश्चित नहीं होती, आयतन निश्चित होता है। द्रव अवस्था मतलब जिस पात्र में रखा जाता है उसका आकार ले लेता है। जल, तेल, दूध इसका एग्जाम्पल बताया था, ऊपर से इसकी समतल बताई थी। द्रव बहते हैं और इस कारण ये क्या करते हैं, ये आकृति परिवर्तित करने का गुण रखते हैं। इसके साथ ही मैंने ये भी बताया था कि
ये कठोर नहीं होते हैं। द्रव को हम तरल भी बोलते हैं। तरल के अलावा अंतराण्विक बल जो होता है इसमें ठोस से कम होता है। क्या होता है? ठोस से कम। अंतराण्विक स्थान जो होगा वो ठोस से अधिक होगा, कम सघनता से संपीड्य होते हैं। इसके अलावा गैस अवस्था के बारे में बताया था, ना तो निश्चित आकृति ना ही निश्चित आयतन। जिस पात्र में रखते हैं उसका आकार आयतन दोनों ले लेते हैं। वायु हाइड्रोजन इसका एग्जाम्पल। अंतराण्विक बल बहुत दुर्बल होने से होता है इसमें, और अंतराण्विक स्थान बहुत अधिक। ठीक है, ठोस और द्रव से अधिक संपीड्य होते हैं ये। ठीक है, तरल इसकी अवस्था होगी। ठीक है, गर्म करने पर ठोस और द्रव से अधिक फैलते हैं ये याद रखिएगा। इसके बाद हम बात करें द्रव की दो अन्य अवस्थाओं के बारे में, तो वो है ताप व दाब की चरम दिशाओं में मिलती है हमारे को। अगर मैं बात करूं दाब की अवस्था, तो यहाँ पर क्या बोला है? अत्यधिक ऊर्जा वाले और अधिक उत्तेजित कणों से बना होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा में हमारे पास में क्या होता है? इस अवस्था में कण आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। जैसे फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट हमने पढ़ा था, तो फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट में होता है प्लाज्मा, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चमकीला प्लाज्मा उसमें बनने लगता है। तारों में भी यही होता है, इसलिए तारे चमकते हुए दिखाई देते हैं। बोन्स आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में बताया। सत्येंद्रनाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टाइन के नाम पर इसे रखा गया। सामान्य वायुदाब के घनत्व के 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने से बीसी तैयार होता है। सन 2001 में एरिक कॉर्नेल, उल्फगैंग कैटरले और इसके अलावा कार्ल ई वेमेन, इन तीनों ने बीसी की अवस्था प्राप्त की थी सन 2001 में, और इसीलिए इनको भौतिकी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, तो जिस तरह से अभी आपने पूरे वीडियो में देखा कि हमने अभी आपको क्या क्या बताया। अभी हमने बताया पदार्थ की द्रव अवस्था, पदार्थ की गैसीय अवस्था, और इसके अलावा हमने दो और अवस्थाओं के बारे में बताया, जिसमें था प्लाज्मा और BEC यानी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास में 4 अवस्थाएं मैंने आज डिस्कस की। एक ठोस अवस्था में पहले डिस्कस कर चुका हूँ। होप सो आपको पूरा वीडियो अच्छे से पसंद आया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी पॉइंट में कुछ समझ में अगर नहीं आया है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कोई भी क्वेरी के लिए, या आप मुझसे फेसबुक पे कनेक्ट हो सकते हैं, या आप मुझसे ट्विटर पे कनेक्ट हो सकते हैं। ये दोनों ही लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। तो आप कृपया करके अभी इसी तरह से कंटिन्यू कनेक्ट रहिए, और साथ ही साथ कभी भी कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछिए, और इसी तरह से जानकारी हासिल करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। कोई भी 9th क्लास और 10th क्लास के जो इच्छुक स्टूडेंट हैं, जो क्लासेस लेना चाहते हैं, वो कंटिन्यू आपकी क्लास ले सकते हैं, और उसमें आपको रेगुलर क्लासेस ही मिलेंगी। अभी मेरी रेगुलर क्लासेस ही चल रही है, तो मैं रेगुलर ही ले रहा हूँ। डेली आपके पास वीडियोस पहुँच रहे हैं जिससे कि आप पढ़ सकें। ठीक है, अगर कोई भी ऐसा बच्चा है जो हिंदी मीडियम से है या इंग्लिश मीडियम से भी हो, तो मैं इंग्लिश मीडियम के भी अपडेट करने लग जाऊँगा। बट आपकी क्वेरीज आएंगी तब मैं इंग्लिश मीडियम पे अपडेट करूँगा। तब तक मैं हिंदी मीडियम पे पूरा फोकस करके उसको अपडेट करे जा रहा हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।